दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र जीके जीएस के 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 20। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ। राज्य व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन आप इस प्रश्न को बहुत कम देखे होंगे और बहुत कम पूछा गया है। तो देखिए इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? आपको बताना है। अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की ड्राफ्ट कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों डॉक्टर जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हैंडराइटिंग में बहुत ही सुलेख अक्षरों में लिखा था और इनके परिवार का जो खानदानी पेशा था वो कैलीग्राफी था। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा? तो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों रानीगंज कोयला खान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और रानीगंज दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो गोंडवाना लैंड और छोटा नागपुर पठार का भाग है। और भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत भी रानीगंज से ही की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल है? अजंता, भीमबेटका, बाघ या अमरावती? तो सही उत्तर है, आप जानते हैं, भीमबेटका। दोस्तों भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका के शैलाश्रय और गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। और आपको बताना है कि द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादरिया या नक्शबंदिया? तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका नक्शबंदिया। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी और ये सिलसिला समा यानी संगीत के विरुद्ध था। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि नक्शबंदिया सिलसिला जो था ये सबसे अधिक कट्टर और कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध भी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सिखों के चौथे गुरु रामदास को मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानु को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर शहर बसा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के सूत्रपात राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात का भोर तारा, भारतीय राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत और नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन राजा राम मोहन राय सही हैं, तो लेकिन राजा राम मोहन राय विकल्प में नहीं दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित करने के लिए दोस्तों कानपुर में 1924 में एक सम्मेलन बुलाया गया था। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम HRS आर्ट में कहा जाता है, इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र नाथ चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो सही उत्तर है कानपुर में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑप्शन है इसमें FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी। देखिए दोस्तों, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें FG स्लाई थे और इसके सदस्यों में DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण और जी रैनी, जबकि ELM टेन्नर सचिव थे। बाद में राजा हरिहर राव के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। तो इसमें से सदस्य कौन नहीं थे आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुग्रह नारायण। दोस्तों अनुग्रह नारायण चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। दोस्तों गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? आपको बताना है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। दोस्तों BN राव द्वारा संविधान का पहला ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा रखा गया था। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, राज्य व्यवस्था से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो सही उत्तर है दोस्तों संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, संविधान का निर्माण करने वाली ड्राफ्ट कमेटी, महत्वपूर्ण समिति थे, उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना था और डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त इसमें 6 अन्य सदस्य थे। तो कुल मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान के लिए गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त इसमें 6 सदस्य थे। तो डॉक्टर अंबेडकर सहित संविधान के लिए प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किस संशोधन के द्वारा? तो सही उत्तर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। और दोस्तों संविधान की उद्देशिका में देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की उद्देशिका में जो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और दोस्तों केवल एक बार अभी तक 42वें संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है मुफ्त कानूनी सलाह। दोस्तों मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क जो है इसके द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो संविधान में जो शब्दावली है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? तो दोस्तों ये भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या राष्ट्रीय स्थानीय निकायों का। तो सही उत्तर है दोस्तों स्थानीय निकायों का ये जो चुनाव है ये निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं बल्कि
किसके द्वारा? स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन है? अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। तो आंकड़े देख लीजिएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इस समय क्षेत्रफल में जम्मू कश्मीर है। तो सही उत्तर जम्मू कश्मीर वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है दोस्तों। तो देखिए, ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, ऑप्शन सी। तो देखिए, वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है और अन्य रूप से वर्णित होते हैं, वे संविधानेतर अधिकार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो चेन्नई तट जो है दोस्तों, ये भारत का औसत समुद्र तल जो है चेन्नई तट से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सही उत्तर है यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है ये यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के पास बंदर पूंछ से निकलती है। अगला प्रश्न आपको बताना है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है चित्रकूट जलप्रपात। तो सही उत्तर है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में दोस्तों इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 90 फीट है। तो देखिए, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर 90 फीट ऊंचाई का है। अगला प्रश्न है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कलकत्ता में, यानी दोस्तों कलकत्ता, देखिए, बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कलकत्ता में के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया था। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने द बॉम्बे शिपिंग स्पिनिंग मिल की स्थापना कवास जी नाना भाई डावर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार कितना होगा? तो दोस्तों, जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, देखिए, जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है और ये आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, इसलिए जल में गुब्बारे का भार जो है वो 0 हो जाएगा। तो सही उत्तर है 0। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? आपको बताना है। तो दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो। तो देखिए, डायनेमो और विद्युत मोटर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां होती हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, भारी जल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भारी जल को D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहा जाता है और भारी जल की खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो ये सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या सीमेंटम। तो सही उत्तर है दंतवल्क, जिसको इनेमल भी कहा जाता है। दंतवल्क या इनेमल ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा चमकीला होता है और ये मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य विज्ञान से ही शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सही उत्तर है रक्त क्षीणता या इसको एनीमिया कहा जाता है। शरीर में आयरन की कमी से रक्त क्षीणता या एनीमिया की बीमारी होती है और शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 10 से 20 मिलीग्राम होती है और इसका स्रोत मांस, अंडे, फल, फलियां, अनाज और हरी सब्जियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था कब?
तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण। ये जो है 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। और आप जानते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो सही उत्तर है पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 में, ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सब वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था? तो देखिए IRDP, ट्राइसेम, NRIP और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों ये सभी कार्यक्रम जो हैं भारत में गरीबी को दूर करने के लिए ही थे और इसका इन सारी योजनाओं का जो उद्देश्य था भारत में गरीबी और निर्धनता को कम करना था। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? ऑप्शन है बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और केरल के बाद तीसरे स्थान पर था, जबकि टॉप पे बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 1106 और बंगाल का 1028 था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये आसान सा प्रश्न है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे पर गुजरात है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित करना है। कन्नौज इत्र और तेल सही है, मिर्जापुर कालीन उद्योग सही है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन ये भी सही है, आगरा चाकू और कैंची ये आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। आगरा चाकू और कैंची के लिए नहीं बल्कि रामपुर चाकू और कैंची के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़, मेरठ ये सब भी दोस्तों चाकू और कैंची के लिए प्रसिद्ध हैं। आगरा जो है पेठा और ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो सही उत्तर है भारत में आयकर 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स विल्सन द्वारा। और ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों माइटोकांड्रिया जो है ये अधिकांश ऊर्जा माइटोकांड्रिया से उत्पन्न होती है, इसलिए इसको कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो याद कर लीजिए सोनभद्र जिले में सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले 24 जनवरी 2008 में ये दिवस पहली बार मनाया गया था। ये दिवस महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है। 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जयंत एन खोब्रागड़े। जयंत एन खोब्रागड़े को दोस्तों भारत आसियान संवाद भागीदार के लिए भारतीय जो है केंद्र सरकार द्वारा आसियान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल में एशिया सहयोग की वार्ता की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कहाँ आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों ये 21 जनवरी 2021 को एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी और इसका थीम था द न्यू नॉर्मल एंड हिंदी टूरिज्म।
अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जिसको एनआईसी कहा जाता है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब सैड सीएडी सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों 14 जनवरी 2021 को। और आप जानते हैं ये सॉफ्टवेयर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक चांदमल कुमावत हैं। चांदमल कुमावत, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की 107 विदेश यात्राओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस उपग्रह का नाम याओगान 33 है। इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही है, ये लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 357वीं उड़ान है। तो दोस्तों ये जो है इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। 1, 2, 3 आपका तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 ये चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न सामान्य रीजनिंग से है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। भीमकाय का बौना और प्रतिभाशाली का क्या हो जाएगा? तो जैसे भीमकाय का विलोम बौना होता है वैसे प्रतिभाशाली का विलोम दोस्तों जड़मत हो जाएगा। तो सही उत्तर है प्रतिभाशाली का विलोम जड़मत, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है इंग्लिश जो वर्ड क्रम है उसको आपको सेट करना है। BOULDER बोल्डर को किसी कोड में ZMSJBCP लिखा जाता है, तो ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो B का दोस्तों -2 हो रहा है, B में से 2 घटाएंगे तो B के पहले A आएगा, उसके पहले Z। उसी प्रकार O में -2 करेंगे तो M आएगा। तो ये पूरी सीरीज जो है 2 घटाने पे बनती है। तो E से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? E से 2 घटाएंगे तो C आ जाएगा, L से 2 घटाएंगे J आ जाएगा और K से 2 घटाएंगे तो I। तो सही उत्तर CJI, ऑप्शन C आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनना है। अध्यापक, न्याय, वकील और रसोइया। तो इसमें विषम शब्द युग्म न्याय है, क्योंकि अध्यापक, वकील और रसोइया तीनों ही विशेष व्यक्ति को संबोधित करते हैं, जबकि न्याय विशेष व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को संबोधित करता है, इसलिए ऑप्शन बी इन तीनों से अलग है। अगला प्रश्न भी कोडिंग का है। देखिए, टुडे का कोड TODAY का कोड UKECZ है, तो BEFORE का कोड क्या होगा? तो टुडे में देखिए पहले T में 1 बढ़ा है तो U हो जाएगा, O में 2 बढ़ा है OPQ तो 2 बढ़ा है तो Q हो जाएगा, A में फिर 1 बढ़ा है तो A में 2 बढ़ा है दोस्तों तो D में 1 बढ़ा है तो 1 हो जाएगा। पहले 1 बढ़ रहा है फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, तो इसमें B में पहले 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा। E में 2 बढ़ेगा EFG हो जाएगा, CG हो गया। उसके बाद F में 1 बढ़ेगा, F के बाद G हो जाएगा। तो इसी तरह से O में 2 बढ़ेगा तो Q हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, 47 का सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? तो दोस्तों प्रत्येक दिन की पुनरावृत्ति 7 दिन के बाद होती है और जून में 30 दिन का महीना होता है। तो जुलाई महीने का पहला शुक्रवार 16 + 7 + 7 + 7 तो 30 और 7, तो जून में 7 तो 7 जुलाई माह में 7 तारीख को शुक्रवार ही पड़ेगा दोस्तों। तो 7 जुलाई को शुक्रवार पड़ेगा। यदि 16 जून को शुक्रवार था तो फिर शुक्रवार 7 जुलाई को पड़ेगा, जुलाई के माह में पहला शुक्रवार। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन है विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते, और दूसरा कथन है कि प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। तो निष्कर्ष 1 है इसमें, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं,
और दूसरा है सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों इससे न तो निष्कर्ष 1 निकलता है न ही निष्कर्ष 2, क्योंकि कथनों में विज्ञान अध्यापक और इंजीनियरों के मध्य संबंध नहीं बताया गया है, न ही ये कहा गया है कि सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। 15 फरवरी 2021 को किसे विश्व व्यापार संगठन का नया डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री नगोजी अकोंजो एविएला जो नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री रही हैं, इनको विश्व व्यापार संगठन का 7वां महानिदेशक चुना गया है। तो याद कर लीजिएगा, 7वां महानिदेशक WTO का नगोजी अकोंजो एविएला को चुना गया है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। तो आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है कितना लाभकारी हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।